नमस्कार, मैं हूं अनुपम। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। तो 1 मिनट में खबरें देखने के लिए हो जाएं आप बिल्कुल तैयार, नए अंदाज में। लखनऊ में महिला और बेटे की हत्या हो गई। यह घटना गौतमपल्ली इलाके की है, जहां महिला और उसके बेटे की किसी ने हत्या कर दी। वारदात के वक्त महिला की बेटी भी घर में मौजूद थी। अपनी आंखों के सामने मां और भाई की हत्या देखकर वो सदमे में आ गई। इसके बाद उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बेटी को बताया जा रहा है कि वो सदमे में थी, सदमे की वजह से उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। इस महिला की हत्या हुई है। उसके पति रेलवे में सीनियर पोस्ट पर तैनात हैं। आज दिन में कुछ लोग उनके घर में घुसे और उनकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। रेलवे अधिकारी का नाम राजीव दत्त वाजपेयी है। घटना राजधानी के पौष इलाके में हुई है, लिहाजा डीजीपी हितेश अवस्थी खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। क्राइम सीन को करीब से देखा। सीनियर रेलवे के ऑफिसर हैं और इनके घर में इनकी पत्नी और इनके बेटे दोनों की बॉडी है, दोनों की डेथ हो चुकी है। घटना क्यों हुई, अब इस बारे में पुलिस खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। डीजीपी ने कहा कि यह घटना लूटपाट के इरादे से नहीं हुई है। अब सभी को इंतजार बेटी के ट्रॉमा सेंटर से बाहर आने का है, क्योंकि उसे पूरी वारदात अपनी आंखों से देखा है। पुलिस की टीम सोसाइटी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि हत्यारों तक जल्द पहुंचा जा सके। मैनपुरी में ग्रामीणों ने एक विधवा और युवक को अवैध संबंधों के आरोप में पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और पूरे गांव में घुमाया। इतने से भी जब ग्रामीणों का मन नहीं भरा तो दोनों की पिटाई के बाद उनके बाल भी काट डाले और चेहरों पर कालिख पोत दी। सनसनीखेज घटना की सूचना पर पुलिस रात में ही गांव पहुंच गई। दोनों पीड़ितों को पुलिस थाने ले आई। वहीं घटना के सभी आरोपी गाँव से फरार हो गए हैं। महिला के पति की मौत हो चुकी है, उसके 3 बच्चे भी हैं। वहीं युवक भी विवाहित है और 4 बच्चों का पिता है। ग्रामीणों ने महिला और युवक को घर के बाहर पकड़ लिया और फिर दोनों के आपत्तिजनक हालत में वीडियो भी बना लिए। इसके बाद गांव के चौक पर लाया गया, जहां दोनों की पिटाई की गई। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों को काफी बार समझाया गया, लेकिन दोनों नहीं मान रहे थे। ये ने रंगो हाथों पकड़ा वहाँ पे, दोनों लोग 4 बाइक पे लेटे थे। ये कहती थी बराबर कि हम कुछ करते नहीं, हमें पकड़ के दिखाओ। तब इसे रात में पकड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और थाने लेकर आई। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस के अंदर महिला से रेप की वारदात सामने आई है। एक डबल डेकर बस में जा रही महिला के साथ बस के ही कंडक्टर ने रेप कर दिया। महिला ने जब मामले की शिकायत की तो पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को धर दबोचा। महिला दिल्ली की रहने वाली है और वो डबल डेकर बस से लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। इसी बीच मथुरा के मार्ट थाना इलाके के टोल प्लाजा के पास बस कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया। महिला ने खुद डायल 112 पर कॉल करके पुलिस से मामले की शिकायत की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ से दिल्ली अपने घर जा रही थी तो इसी दौरान रास्ते में टोल मार्ट के पास बस के हेल्पर द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया। उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस में सवार लोगों का कहना है कि जब बस मार्ट टोल पर रुकी तब महिला ने हेल्पर के साथ मारपीट शुरू कर दी। बस में करीब 40 लोग सफर कर रहे थे। बस में बैठे सभी यात्री इस घटना से अनजान थे। जब महिला ने रेप की बात कही तो सभी के होश उड़ गए। मेरठ के हस्तिनापुर में पारिवारिक कलह के चलते युवक ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। पत्नी ने पान मसाला खाने को मना किया तो युवक ने तमंचा निकाला और पत्नी को गोली मार दी। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर तौर पर घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। महिला को मेरठ के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 6 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। अचानक गोली मारने की इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस भी मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुटखा न खाने देने जैसी मामूली बात पर नौबत गोली चलाने की आ गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें स्टेशन बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। तिताबी थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। झांसी में पुलिस और हत्या के आरोपी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने जब पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी। घायल हत्यारोपी बदमाश राहुल खंगार पुलिस की गिरफ्त में है। हत्या के मुकदमे में वांटेड चल रहा राहुल खंगार आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना के अनुसार राट रेंज के जंगल में बदमाश राहुल खंगार छुपा हुआ था, जिसके ऊपर 10,000 की इनाम भी घोषित था। मौरानीपुर कोतवाली पुलिस को हत्या के आरोपी राहुल की जंगल में छुपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। मछली बेचने का व्यवसाय करने वाले मछली कारोबारी को बदमाश राहुल ने गोली मार दी थी। इसी मामले में पुलिस को हत्यारोपी बदमाश की तलाश थी। बागपत के बड़ौद कोतवाली इलाके में 2 पक्षों के बीच संघर्ष की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठियां चली, जिसमें 6 लोग घायल हो गए।
न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले 20 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस संबंध में 27 तारीख को ही घटना वाले दिन ही मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया था एवं कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के पश्चात सांप्रदायिक की जो आशंका थी उसमें करीब 11 लोग गिरफ्तार किए गए थे। बड़ौद कोतवाली इलाके के गुराना रोड पर दो पक्षों में मारपीट हुई और मामूली कहासुनी में बात इतनी बढ़ी कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के मकानों पर चढ़कर पत्थरबाजी की और सरेआम गली में दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाते रहे। मारपीट में करीब 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जमीन को लेकर हुए संग्राम में सभी के हाथ में लाठी डंडे थे। दोनों पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें महिलाएं किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी। वो लगातार आपस में लड़ रहे आदमियों को समझाती रहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस मारपीट की इस घटना की जांच में जुट गई है। पूरा मामला करारी थाना इलाके के छिमरछा गांव का है। बरेली में आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दबंगों ने युवक को कमरे में बंद कर खूब पीटा। आपसी मारपीट और गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बरेली में सुभाष नगर थाना इलाके के गणेश नगर की घटना है, जहां मामूली बात को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े और मारपीट शुरू हो गई। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। वो उन्हें रोकती रही, लेकिन मारपीट करने वाले नहीं रुके। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया और शिकायत दर्ज की। लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ हो रहे अत्याचार का वीडियो वायरल हो रहा है। दिव्यांग महिला को जमकर पीटने की तस्वीरें वायरल हो रही है। महिला का आरोप है कि दहेज के लिए उसके साथ मारपीट की जा रही है। ससुराल पक्ष के लोग उसे अक्सर पीटते हैं। संतान नहीं होने का ताना देकर पिटाई की जाती है। अब उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन पुलिस तक उसकी शिकायत नहीं पहुँच पा रही। मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद उफान पर आई रामगंगा नदी में 10 से 12 साल के बच्चे मस्ती की छलांग लगा रहे हैं, लेकिन उनकी ये मस्ती मौत की छलांग भी साबित हो सकती है। बेटा बहुत रिस्की है, इसको मत करो। पिछले हफ्ते 15 साल की युवती की नदी में डूबने से मौत हो गई थी। इसके अलावा भी 2 लोगों की जान पिछले 15 दिनों में नदी में डूबने से जा चुकी है। हालात ये है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। थाना भोजपुर के बॉर्डर पर मौत की छलांग का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे चंद पैसों की शर्त पर जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। ये तस्वीर अपने आप में खौफ पैदा करती है। जामा मस्जिद पुल से बच्चे मौज मस्ती के नाम पर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बाढ़ के पानी में उफनती नदी में कूदते इन बच्चों को रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस या होमगार्ड का कोई सिपाही यहाँ तैनात नहीं है। एटा में जेब कतरों की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन अब जेब काटने का लाइव वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जेब कतरे कितने बेखौफ हैं और किस शातिराना अंदाज से बसों और दूसरे वाहनों में सफर करने वालों की जेब कतर रहे हैं। लाइव वीडियो में 2 लड़के नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक काली और दूसरी नीली चेक शर्ट पहने हैं। दोनों बस में सवार होने वाले युवक को अपना शिकार बनाते हैं। इतना ही नहीं, बस स्टैंड के पास खड़े लोग भी सुरक्षित नहीं है। जरा देखिए किस शातिराना अंदाज से ये दोनों वहाँ खड़े एक आदमी की जेब साफ कर रहे हैं। कोतवाली नगर के अलीगंज चुंगा का ये मामला बताया जा रहा है। शिवालिका की पहाड़ियों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी स्थल पर बाढ़ आ गई है। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर परिसर के बाहर खड़ी एक कार बहकर काफी दूर चली गई। ये कार हरिद्वार के श्रद्धालुओं की बताई जा रही है। इसके अलावा और भी कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। मंदिर के मेन गेट की सीढ़ियों और आसपास की दुकानों में भी पानी भर गया। बाढ़ का पानी इतना ज्यादा था कि मंदिर के मेन गेट की सीढ़ियों तक पहुँच गया। मंदिर के आसपास की दुकानों में भी पानी घुस गया। गनीमत रही कि कोरोना काल के चलते मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ रहा है, जिससे दुकानें खाली हैं। इसी के चलते श्रद्धालुओं की संख्या भी कम थी, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लखीमपुर में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। भारी बारिश के बाद ललितपुर में जामुनी नदी उफान पर आ गई है। इसमें कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। छरपट नदी के पुल से 2 फीट ऊपर पानी बह रहा है। इसके चलते दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं।
बहराइच में बारिश के चलते पहाड़ों से आने वाली नदियां उफान पर हैं। इसे नदियों के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। बाढ़ के पानी से खड़ी फसलें भी पूरी तरह डूब गई हैं। नदियों के कटान से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां अभी भी वैसी ही हैं। लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, करनाली नदी में जल स्तर में कमी आई है, लेकिन नदियों ने खेती की जमीन और मकानों को अपने जद में लेना शुरू कर दिया है। कटान के चलते कई गाँव में 4 मकान नदी में समा गए। जिले की 5 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 1500 हेक्टेयर खेती की जमीन नदी में समा गई है। वहीं लखीमपुर खीरी की ही निगसान तहसील में बाढ़ के पानी में सांप और मगरमच्छ भी बह गए और लोगों के घर में घुस गए। वन विभाग ने मगरमच्छ के बच्चे को रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। सांप मगरमच्छ निकलने से लोगों में दहशत है। बाराबंकी में पुलिस की मॉक ड्रिल में खाकी की कलई खुलकर सामने आ गई। बदमाशों से लोहा लेने वाली पुलिस ट्रेनिंग के दौरान हथियार ही नहीं चला पाई। ये तो हाल मॉक ड्रिल का है। असली बदमाश सामने आएंगे तब क्या होगा। अलग अलग तरह की गोलियां चलाने के लिए पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए जिले भर के पुलिस कर्मियों प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया गया था। अभ्यास था ये कि किसी स्थिति अगर कुछ होती है तो उसमें हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहे। जिस स्थितियों में कोई भीड़ उग्र हो जाती है वहाँ पर हमें संयमित बल का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे पास लाठी के अलावा कुछ ऐसे उपकरण होते हैं जिनसे हम भीड़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। लाइन में 4 पुलिसकर्मी अपनी अपनी बंदूकें लेकर फायर करने की तैयारी में थे। पहले और तीसरे पुलिसकर्मी ने फायर किया तो गोली ठीक निकली, लेकिन जब दूसरे और चौथे पुलिसकर्मी ने रबर बुलेट फायर की तो दोनों की फायर पहली बार मिस हो गई। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पुलिस को किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान गोलियां चलानी पड़ी तो क्या होगा? क्या पुलिस नकली ठाई ठाई करती रह जाएगी? महाराजगंज में पुलिस कितनी मुस्तैद है इसकी बानगी शायद इन तस्वीरों से आपको मिल जाए। फरियादियों के सामने थानेदार के सोते रहने की तस्वीरें सामने आई है। मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर कोतवाली ठूठीबारी का ये मामला है। सड़क हादसे में बच्चे की मौत की फरियाद लेकर ग्रामीण पहुंचे थे, लेकिन थानेदार कुर्सी पर ही फर्राटा भरते नजर आए। ठूठीबारी कोतवाली के प्रभारी हैं अजीत कुमार। उनकी कुर्सी पर सोते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महाराजगंज पुलिस को लोगों की कितनी फिक्र है। थाने में शिकायत लेकर पहुंचे परिजनों की बात सुनना तो दूर, थानेदार अजीत कुमार कुर्सी पर ही बैठे बैठे खर्राटे लेते रहे। तस्वीरें सामने आने के बाद महकमे में हड़कंप है। पुलिस अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। कैमरे के सामने कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर्रम पर ताज़िया जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इजाजत देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि महामारी के वक्त में सड़कों पर भीड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती। याचिका में पुरी की रथ यात्रा के लिए इजाजत दिए जाने का हवाला था, जिस पर जस्टिस शशिकांत गुप्ता और शमीम अहमद की डिवीजन बेंच ने कहा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में हालात अलग थे। वहाँ सिर्फ एक जगह ही मामला था, ऐसे में वहाँ मिली अनुमति को आधार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। ताज़ियत दफन करने के लिए रोशन खान और 3 अन्य लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इजाजत मांगी थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने ताज़िया बनाने और घर में रहने की इजाजत दी है तो दफनाने की भी परमिशन मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए इन्हें खारिज करने की मांग की थी। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम धर्मगुरु कल्बे जब्बात की याचिका पर ताज़िया जुलूस की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम वाराणसी पहुंचे, जहां वो कोरोना नियंत्रण और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन पूजन भी करेंगे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ 26 जुलाई और 8 जून को भी काशी के दौरे पर आए थे। जून में काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का शुभारंभ किया था और जुलाई में कोरोना से निपटने के उपायों की समीक्षा की थी। फिलहाल सीएम सर्किट हाउस पहुँच गए हैं, जहाँ वो जनप्रतिनिधियों और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। वो सर्किट हाउस में ही जिले के विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं, विकास कार्यों की प्रगति जानेंगे। साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, इस बारे में भी अधिकारियों से जानकारी लेंगे। इसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएंगे, जहां पर दर्शन पूजन करने के बाद कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम गुदौरिया टाउन हॉल, पार्किंग और प्रशासनिक स्टेट डेवलपमेंट का कार्य भी देख सकते हैं। सीएम आज सर्किट हाउस विश्राम करने के बाद कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी कॉलेज और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने बुंदेलखंड की धरती पर गर्जना की थी, आज एक नई गर्जना की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में पूरी ताकत लगा देगा।
एक नया अध्याय लिखेगा और इसमें बहुत बड़ी भूमिका कृषि की है कि रिसर्च का खेती से सीधा सरोकार हो, गांव के स्तर पर छोटे से छोटे किसान को भी साइंटिफिक एडवाइस उपलब्ध हो। कार्यक्रम में लखनऊ से जुड़े सीएम योगी ने कहा कि दशकों तक पिछड़ेपन का दंश झेल चुके बुंदेलखंड में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और हर घर नल जैसी कई कोशिशों से क्षेत्र की सालों पुरानी समस्याएं खत्म हो रही हैं। 10,322 करोड़ रुपए की लागत से इन सभी जनपदों में हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को झारखंड के गिरिडीह में 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। वो अपनी मां से मिलने गिरिडीह के शांति भवन सत्संग आश्रम पहुंचे थे। साक्षी महाराज को आज शाम ही 5 बजे वापस लौटना था। इसके लिए धनबाद से उन्हें ट्रेन पकड़नी थी। गिरिडीह से जैसे ही वो धनबाद के निकले, स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने कोविड-19 की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए 14 दिन तक आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन की सरकत से साक्षी महाराज नाराज भी दिखे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया एक शहर से दूसरे शहर आ रही है, उन पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वो बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए उन पर एक कार्रवाई की गई है। 24 घंटे से ज्यादा कोई रुके तब क्वारंटीन की बात होती है, या कोई एयर से आए तब क्वारंटीन की बात होती है। झारखंड हिंदुस्तान में है, झारखंड हिंदुस्तान से बाहर नहीं है। झारखंड हिंदुस्तान का एक प्रदेश है। झारखंड में हमारी भी सरकार रही है, हम भी सत्ता में हैं, केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हालांकि काफी देर तक बातचीत के बाद साक्षी महाराज सत्संग आश्रम में ही 14 दिन तक रहने के लिए राजी हो गए। विधायक मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कस रहा है। मऊ के दक्षिण टोला थाना इलाके के रैनी गांव में बने एफसीआई के भंडार गृह की बाउंड्री वॉल को ढा दिया गया। प्रशासन की टीम यहां जेसीबी और बुलडोजर लेकर पहुंची थी। खुद जिलाधिकारी और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा कारणों से कई थानों की फोर्स यहां पर तैनात की गई थी। अवैध कब्जा कर लिया था, साथ ही एक अनुसूचित जाति की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर लिया था, जिसका इन्होंने दाखिल खारिज करवा लिया था, लेकिन उसकी सेल परमिशन जिलाधिकारी से नहीं ली गई थी। गांव रैनी में भंडारण गृह के नाम पर ग्राम सभा गरीब किसान और अनुसूचित जाति की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। कब्जा करने वाले गणेश दत्त मिश्रा समेत 60 लोगों पर इसी साल 6 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। 11 जुलाई 2020 को आतिफ रजा, विधायक की पत्नी अफसा अंसारी, जाकिर हुसैन और दूसरे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा लिया गया। सुरक्षा कारणों के चलते भारी फोर्स मौके पर तैनात रही। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां का हमसफर रिजॉर्ट गिराया जाएगा। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी आरडीए ने नोटिस जारी कर रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया है। रिजॉर्ट आजम खां की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के नाम पर है। आरोप है कि आजम खान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रिजॉर्ट पर अवैध निर्माण कराया। इसमें नियमों की अनदेखी कर बाउंड्री और रास्ते बनाने का आरोप है। साथ ही ग्रीन बेल्ट में ब्लॉक, रिसेप्शन हॉल और बैंक्वेट हॉल भी सरकारी जमीन में बनाए गए हैं। आरडीए ने 17 अगस्त को ही अब्दुल्ला आजम को नोटिस भेजा था, जिसका जवाब आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा ने दिया और रिजॉर्ट को अपना बताया था। इसके बाद 19 अगस्त को आरडीए ने नक्शा रद्द कर 27 अगस्त को नोटिस जारी कर 15 दिन में रिजॉर्ट को जमींदोज करने का आदेश दिया है। लखनऊ में भी आजम खां का सरकारी बंगला सील कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में आजम खां को लखनऊ के रिवर बैंक पर एक हवेली नुमा बंगला दिया गया था। ये बंगला आजम की दूर की रिश्तेदार निखत के नाम पर अलॉट किया गया था। निखत रामपुर की रहने वाली है। लखनऊ नगर निगम ने बंगले को सील कर उस पर नोटिस चस्पा कर दिया है। प्रयागराज में बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की ओर से 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 7 संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। बुधवार को 5 संपत्तियों को प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया था। वहीं गुरुवार को 2 और संपत्तियों को कुर्क किया गया है। कुर्क संपत्तियों में अतीक अहमद के आवास और चुनावी दफ्तर का भी कुछ भाग शामिल है। अतीक अहमद की 7 संपत्तियों की कीमत करीब 60 करोड़ बताई जा रही है। साथ ही 13 दूसरी संपत्तियों की भी पहचान कर ली गई है। अनुसार 7 प्रॉपर्टीज जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 60 करोड़ रुपए है, उनके जब्तीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अन्य 6 प्रॉपर्टीज पर अभी काम चल रहा है। प्रयागराज के डीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के 5 अगस्त 2020 के पत्र और कैंट थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर अतीक अहमद की 7 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अतीक अहमद के जरिए अर्जित की गई इन अचल संपत्तियों को कुर्क करने की सिफारिश की थी। डीएम ने गिरोहबंद और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर इन 7 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया था। पूर्व सांसद अतीक अहमद अभी गुजरात की जेल में बंद है।
यूपी में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से जफर इस्लाम खुद नामांकन दाखिल नहीं कर पाए। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा दफ्तर में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह, स्वाति सिंह समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। ये उपचुनाव अमर सिंह के निधन से खाली हुई सीट के लिए हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले जफर इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता और जाना माना चेहरा हैं। राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक में काम करते थे। ड्यूश बैंक में एमडी रह चुके जफर की जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में संयोग से प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने राजनीति में अपने करियर की शुरुआत के लिए बीजेपी को चुना। फिलहाल जफर इस्लाम एयर इंडिया के निदेशक मंडल में शामिल है। प्रधानमंत्री के भरोसेमंद लोगों में से एक माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में मुजफ्फरनगर के प्रशांत शर्मा शहीद हो गए हैं। 22 साल के प्रशांत 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। 3 महीने बाद ही 6 दिसंबर को उनकी शादी होनी थी। कुछ समय पहले प्रशांत का ट्रांसफर कश्मीर में हुआ था। प्रशांत की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान और यूपी के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने शहीद प्रशांत के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। आज बड़े कष्ट और विषाद का समय है कि हमारे जनपद का एक नौजवान होनहार प्रशांत शर्मा आज आतंकवादियों से लड़ते हुए देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रशांत का पार्थिव शरीर कल मुजफ्फरनगर पहुंचेगा, जहां सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल शोपिया से गिरफ्तार आतंकी से मिले इनपुट पर सुरक्षा बलों ने पुलवामा के जादूरा इलाके में अभियान चलाया था, जिसमें 3 आतंकी मारे गए और मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा बलों ने अब तक 10 आतंकियों को मार गिराया है। गोल्डन बॉय के नाम से मशहूर मेरठ के सौरभ चौधरी को आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सौरभ महज 18 साल की उम्र में खेल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। सौरभ ने निशानेबाजी में ISSF वर्ल्ड कप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, यूथ ओलंपिक और एशियाई खेलों में 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आप सबके प्रयासों के बल पर विश्व पटल पर भारत का गौरव बढ़ता रहा है। कोरोना की वजह से पहली बार अवार्ड सेरेमनी वर्चुअल तरीके से हुई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर 74 खिलाड़ियों को और कोचेस को सम्मानित किया। खिलाड़ियों को अवार्ड अलग अलग 7 कैटेगरी में दिए गए। खेल रत्न के लिए महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल PPE किट पहनकर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बंगलुरु सेंटर में अवार्ड लेने पहुंची थी। पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया। सम्मान समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि पुरस्कार समारोह कड़ी मेहनत और समर्पण से मिली सफलता का उत्सव है। आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। उनकी जन्मतिथि को देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। उनका जन्म आज ही के दिन सन 1905 में प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1936 का बर्लिन ओलंपिक 15 अगस्त के दिन खेला गया था, जिसमें भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया। खुद हिटलर भी ध्यानचंद का खेल देखकर उनके कायल हो गए और उन्हें जर्मनी की ओर से खेलने का न्योता दिया था। मेरी फौज में आ जाओ, मैं तुम्हें जनरल बना दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ जर्मन टीम के साथ रखूंगा। तो उन्होंने कहा मैं अपने देश में बहुत खुश हूँ, मुझे अपने देश को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। झांसी में हॉकी खिलाड़ियों की मांग है कि हॉकी शिरोज मैदान को हॉकी के अनुकूल बना दिया जाए और संसाधनों की व्यवस्था की जाए, ताकि ध्यानचंद की तरह और खिलाड़ी भी देश का नाम रोशन कर सकें। खबर 1 मिनट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे खबर 1 मिनट में कुछ और नई खबरों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।